वेलकम स्टूडेंट्स टू सिनॉप्सिस आईएएस। आई एम डॉक्टर मोहम्मद जिया और ये है आपका मिडिवल हिस्ट्री का सेशन। ये मिडिवल हिस्ट्री का सेशन इट्स लाइक अ क्विक रिवीजन सेशन। ये बेसिकली जो डिज़ाइन किया गया है ये उन लोगों के लिए किया गया है जो इस साल अपीयर हो रहे हैं और जो अपने रिवीजन के स्टेज में है, तो उनके लिए ये है। और लेकिन इसका मतलब ये नहीं दिस इज एक्सक्लूसिव फॉर देम। जो फ्रेशर्स हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, दिस इज एज वैल्यूएबल एज फॉर रिवीजन, नो दोज हु आर डूइंग रिवीजन एज इट इज फॉर दी फ्रेशर्स, क्योंकि यहाँ से आपको एटलीस्ट ये आइडिया हो जाएगा कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि हिस्ट्री अपने आप में एक वास्ट सब्जेक्ट है और इसको हमने डिज़ाइन ही इस तरीके से किया है कि आपको कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा हम सिलेबस कवर अप करवा सकें। इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ छोड़ने वाले हैं, हम कवर पूरा करेंगे बट इन अ क्विक मैनर। सो अगेन आई वेलकम यू टू दिस सेशन। हिस्ट्री शुरू करें उससे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम डॉक्टर मोहम्मद जिया एंड मैंने ग्रेजुएशन की एग्रीकल्चर साइंसेस में 2010 में कंप्लीट किया। आफ्टर दैट आई क्वालिफाइड दिस एग्ज़ाम कंडक्टेड बाय इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और उसके बाद मुझे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला एंड देयर आई डिड माई मास्टर्स इन एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट with gold medal. After that I qualified NET and then I did my doctorate. Or as far as my research work is concerned, I have like 7 research papers, 6 teaching modules and 3 chapters in various edited books, and I have presented that work at various national and international seminars in India and abroad. My teaching experience is like more than 7 years now, and I have like worked as an assistant professor with NCERT also for almost 2 years. In UPSC, teaching, I'm associated with Lukman IAS, ICRA IAS. I've taught at Chanakya. Also, like in these places, I'm like visiting faculty. So this is about myself. और अब हम शुरू करते हैं हमारा मिडिवल हिस्ट्री का पहला सेशन। मिडिवल हिस्ट्री एक्चुअली आपको एक चीज़ समझनी होगी। जब हम हिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं या हम एंशिएंट कहते हैं, हम मिडिवल कहते हैं या मॉडर्न कहते हैं, तो वहाँ पे कोई एज सच स्ट्रिक्ट टाइमलाइन नहीं है। जैसे आप ये नहीं कह सकते कि सर 31 दिसंबर 599 AD को एंशिएंट हिस्ट्री ख़त्म होगी और 1 जनवरी 600 AD को मिडिवल हिस्ट्री शुरू हो जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो हमें ग्रेजुअल चेंज देखते हैं सोसाइटी में, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में, एडमिनिस्ट्रेशन में, उसके बेसिस पे हमने जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने क्लासिफिकेशन दे रखा है हिस्ट्री का और रफ एक टाइमलाइन है। तो अगर आप मिडिवल हिस्ट्री की बात करेंगे तो 600 AD से 1800 AD तक के टाइम पीरियड को हम मिडिवल हिस्ट्री में रफली क्लासिफाई कर सकते हैं। इसमें ये जो अर्ली मिडिवल पीरियड है इसको भी फिर फर्दर हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, अर्ली मिडिवल एंड द मिडिवल पार्ट। अर्ली मिडिवल पार्ट जो है वो 600 से 1200 AD तक का है और 1200 AD से 1800 AD तक का जो हमारा मिडिवल इंडिया का पार्ट है। अर्ली मिडिवल पीरियड जो है, ये वाला जो टाइम पीरियड है, ये बेसिकली एक ओवरलैपिंग टाइम पीरियड है, कनेक्टिंग टाइम पीरियड है बिटवीन द एंशिएंट एंड द मिडिवल। और इसको फर्दर अगर आप इसको क्लासिफाई करें तो हमने ये जो टाइम पीरियड है 600 to 1200 AD का, ये जो 600 ईयर्स हैं, इसको आप 5 डिफरेंट फेजेस में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला 600 to 750 AD इन नॉर्थ इंडिया। सो दिस इज एक्सक्लूसिवली इन नॉर्थ इंडिया। ये जो नॉर्थ इंडिया का टाइम पीरियड था, ये पुष्यभूतिज, मौखरी, मैत्रका, इस तरीके की जो डायनेस्टीज थी वो डोमिनेट कर रही थी। पुष्यभूति डायनेस्टी और दी वर्धना डायनेस्टी, ये लोग जो है नॉर्थ इंडिया को डोमिनेट कर रहे थे इस टाइम पीरियड में। 600 to 750 AD का जो टाइम पीरियड है साउथ इंडिया में, इट वाज डोमिनेटेड बाय द पल्लवास, चालुक्यास एंड द पांड्यास। फिर तीसरा जो फेज है आप कह सकते हैं 750 to 1000 AD इन नॉर्थ इंडिया। तो ये प्रतिहाराज जो थे वो नॉर्थ इंडिया में थे, पालास जो थे वो ईस्टर्न इंडिया में थे और राष्ट्रकूटास जो थे वो डेक्कन को डोमिनेट कर रहे थे। और यही 3 एक्चुअली ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल का पार्ट बनेंगे जो हम आगे चल के देखेंगे। उसके बाद
1000 टू 1200 एडी का जो टाइम पीरियड है दैट इज द एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन नॉर्थ इंडिया। तो यहाँ पे जो डिफरेंट राजपूत क्लैंस हैं वो आपस में लड़ना शुरू कर देंगे, ये टाइम पीरियड जो होगा। और इसी टाइम पीरियड में अरब टर्किश इन्वेजन डोमिनेट करेगा, बहुत ज्यादा होगा। एंड अ पॉइंट विल कम व्हेन इन नॉर्थ इंडिया द दिल्ली सल्तनत टाइम पीरियड विल स्टार्ट। 1192 तक बेसिकली आप कह सकते हैं कि बैटल ऑफ तराई इज द टाइमलाइन जो बेंचमार्क है, जो डिवाइड करता है अर्ली मिडिवल को दिल्ली सल्तनत से। और उसी टाइम पीरियड में साउथ इंडिया में 850 टू 1200, थोड़ा सा ज्यादा लंबा टाइम पीरियड है, लेकिन ये चोलास जो है ये डोमिनेट कर रहे थे साउथ इंडिया को। सो ये एक आप रफ क्लासिफिकेशन देख सकते हैं अर्ली मिडिवल पीरियड का। मिडिवल पीरियड का तो सिंपल सा क्लासिफिकेशन है, दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड और मुगल्स का टाइम पीरियड। ये दो टाइम पीरियड जो है ये मिडिवल इंडिया को इस 1200 टू बेसिकली ये भी 1800 तक नहीं करते हम 1757 बैटल ऑफ प्लासी से। सो बैटल ऑफ तराई टू बैटल ऑफ प्लासी, ये एक रफ क्लासिफिकेशन है। मिडिवल जो पीरियड है, दिल्ली सल्तनत का जो पीरियड है या जो मुगल का पीरियड है, मुस्लिम रूल इन इंडिया जो हम कहते हैं इन जनरल, तो उसका जो क्लासिफिकेशन है वो बैटल ऑफ तराई से बैटल ऑफ प्लासी तक का है। और उससे पहले एक ओवरलैपिंग टाइम पीरियड था जहां पर राजपूत भी थे, जहां पे प्रतिहाराज और पल्लवाज और चालुक्याज और पुष्यभूति। सो आज की जो हम लेक्चर की शुरुआत करेंगे वो हम इस पुष्यभूति डायनेस्टी से करेंगे। अब क्या हो रहा था, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ इंडिया इन 600 AD? हुआ क्या, गुप्ताज जो इससे पहले थे, जो इससे पहले इंडिया में जिनका डोमिनेशन था, जिनका रूल था नॉर्दर्न इंडिया में और जो दूसरा रीजन था वहां पे, वो हून्स के अटैक के बाद वीक होता है। और जैसे ही कोई बड़ा किंगडम वीक होगा तो क्या होगा, वो छोटे छोटे दूसरे किंगडम्स में छोटे छोटे बड़ा रूल जब डिसइंटीग्रेट होता है, जब वो कमजोर होने लगता है, तो वो छोटे छोटे दूसरे उसमें किंगडम्स में डिवाइड हो जाता है। और यही हुआ गुप्ताज के साथ। जब गुप्ताज डिसइंटीग्रेट हुए, जब वो कमजोर होने लगे, तो उनका किंगडम 4 बड़े उसमें डिवाइड हो गया। गुप्ताज ऑफ मगध, ये गुप्ताज ये वाले गुप्ताज नहीं है, यू आर नॉट टू बी कंफ्यूज विद द मेन गुप्ता डायनेस्टी। द मौखरीज, द पुष्यभूतिज एंड द मैत्रकाज, तो ये 4 जो हैं इसमें डिवाइड हो गया। इसमें जो गुप्ताज ऑफ मगध थे, दे वर माइनर लाइन बियरिंग द सेम नेम अगेन एंड अगेन। ये जो 600 AD के बाद जो गुप्ताज आएंगे, जिनके आप जो बहुत ही लीस्ट इनका मेंशन है ऑल दो हिस्ट्री में, लेकिन फिर भी ये जो है ये वो गुप्ताज नहीं है जिन्होंने, जो गुप्ता डायनेस्टी की जो हम बात करते हैं वो नहीं है। सो ये मगध में थे। द मौखरी जो डायनेस्टी है उसने पहले वेस्टर्न यूपी और कन्नौज का हिस्से को, वो रिमेंबर द सिटी कन्नौज इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको डोमिनेट किया, उस पर रूल किया। और उन्होंने क्या किया, ये जो गुप्ताज थे, ये वाले जो गुप्ताज थे, उनको पुशबैक किया। और ये क्या हुआ, ये गुप्ताज जो है ये मालवा की तरफ आ गए। मालवा मीन्स इंदौर और उज्जैन, ये वाला जो है मध्य प्रदेश का रीजन है। उसके बाद पुष्यभूति और वर्धना डायनेस्टी जो है वो थानेसर को रूल कर रहा था, नॉर्थ ऑफ दिल्ली, मतलब ये हरियाणा वाला जो रीजन है यहां पे इनका रूल था। मैत्रका, ये कहा जाता है देवर ईरानियन इन ओरिजिन, और ये गुजरात वाला जो हिस्सा है वहां पे रूल कर रहे थे, और इनकी कैपिटल वाला भी थी। और इन्होंने इसको एक इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ लर्निंग में डेवलप किया हुआ था। तो ये जो 4 मेजर रीजन थे, ये 4 मेजर किंगडम्स थे, जो गुप्ता एम्पायर के डिसइंटीग्रेट होने के बाद या गुप्ता एम्पायर के वीक होने के बाद जो है वो एग्जिस्टेंस में आते हैं। और अब जो 600 से जो हमने 750 का टाइम पीरियड पढ़ा है, बेसिकली अब ये इन 4 के, नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात कर रहे हैं, अभी नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया का भी हम डिवाइड पढ़ेंगे कि किसे हम नॉर्थ इंडिया कहेंगे, किसे हम साउथ इंडिया कहेंगे। तो ये जो डिवाइड है, इसमें जो नॉर्थ इंडिया का हिस्सा था उसमें ये 4 किंगडम्स जो थे, इन्हीं में आपस में कहीं मैरिटल अलायंस हो रहा था, कहीं पे वॉर हो रहा था, कहीं पे कोई हार रहा था, कोई जीत रहा था। तो ये चीजें यहां पे नॉर्थ इंडिया में जो हमने फर्स्ट फेज पढ़ा था उसमें चल रही थी। विल बिगिन विद द पुष्यभूतिज ऑफ थानेसर। कौन थे ये लोग? ये दिस पुष्यभूति इज ऑल्सो नोन एज वर्धना डायनेस्टी। और ये जो मौखरी डायनेस्टी थी उसके फ्यूडेटरी थे, उसके जमींदार थे। और इसमें जो एक बड़ा एविडेंस है, हिस्ट्री, अब फेसबुक वाला दौर नहीं है ना कि वहां पे वीडियो चल रहा है और यूट्यूब, मतलब
पुष्य भूति का या जो भी उस दौर में चल रहा हो उसका वीडियो बना के अपलोड कर दिया। तो वी हैव वेरियस सोर्सेस। तो इस दौर का एक बहुत ही प्रोमिनेंट और एक बहुत ही एक्सेप्टेबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज द हर्ष चरित्र विच इज रिटन बाय बाणभट्ट, और ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो इसके हिसाब से पुष्यभूति वर्धन जो थे वो इस डायनेस्टी के फाउंडर थे, लेकिन जो फोर्थ किंग थे इस डायनेस्टी के, प्रभाकर वर्धन, वहां से इनका रियल एक्सपेंशन या जो एक डायनेस्टी या ये एक लीनिएज की जो शुरुआत है वो प्रॉपर प्रभाकर वर्धन से शुरू होती है। प्रभाकर वर्धन ने क्या किया, जो मौखरी रूलर थे उनकी ही हैज एक्चुअली, ये प्रभाकर वर्धन के बारे में पहले हम जरा समझें। इनके तीन जो बच्चे थे, जो इनके तीन चिल्ड्रन, हिज डॉटर वॉज राजश्री, सन सबसे बड़ा बेटा जो था राज्यवर्धन, और राज्यवर्धन से छोटा था हर्षवर्धन। हुआ क्या, एक बड़ी फिल्मी सी कहानी है यहाँ पे। ये जो प्रभाकर वर्धन थे इन्होंने अपनी बेटी राजश्री की शादी की ग्रहवर्मन से, जो कि मौखरी रूलर थे कन्नौज के। ठीक है, हुआ क्या कि ये जो था शशांक जो था, जो किंग ऑफ गौड़ा था, गौड़ा मीन्स बंगाल और सम पार्ट ऑफ बिहार, उस रीजन को हम गौड़ा कहेंगे उस दौर पे। उसने क्या किया, वो जो गुप्ता रूलर्स जो थे जो कि मालवा की तरफ चले गए थे, उनके साथ मिलके कन्नौज पर अटैक किया और राजश्री को किडनैप कर लिया। जैसे ही राजश्री को किडनैप किया, ऑब्वियसली ये थानेसर में थे, ये लोग थानेसर मीन्स हरियाणा में थे, एंड कन्नौज इज लाइक अगर हम इंडिया का मैप समझे आगे आएगा, लेकिन फिर भी तो तो ये अगर थानेसर है तो यहाँ पे कहीं कन्नौज होगा। तो जैसे ही उन्हें पता चला तो ये बंगाल में, इसने यहाँ पे, ये मालवा में ये वाले रूलर थे, इनकी मदद से जो है यहाँ पे अटैक किया और ये राजश्री को किडनैप कर लिया, उसको बंदी बना लिया। जैसे ही राजश्री के भाई को पता चलता है कि मेरी बहन को जो है बंदी बना लिया गया है, वो डेफिनेटली ही विल अटैक थानेसर। थानेसर से वो कन्नौज की तरफ अटैक करता, और वहां पे ये शशांक जो है, ये प्रभाकर वर्धन का जो बड़ा बेटा था राज्यवर्धन था, उसको इनकी ये जो गुप्ताज ऑफ मालवा थे जिनको पुश कर दिया गया था, उनकी मदद से उसे मार देता है। ऑल्दो राजश्री एस्केप कर जाती है, वो वापस थानेसर की तरफ चले जाती है और राज्यवर्धन मारा जाता है। अब जब राज्यवर्धन मारा जाता है तो जो उसका छोटा भाई था हर्षवर्धन, वो रूल करता है, और ये जो रूल है, हर्षवर्धन इतना ही वॉज जस्ट 16 ईयर्स जब वो राजा बनता है, एंड ही इज कंसिडर्ड टू बी द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ द डायनेस्टी। और इवन अगर हम ये कहें ना कि हिस्टोरियंस कहते हैं दैट ही वॉज द लास्ट ग्रेट हिंदू किंग ऑफ इंडिया, तो ये भी गलत नहीं, क्योंकि इसके बाद जब ग्रेट की बात आती है तो मुस्लिम रूल शुरू हो चुका होगा। ग्रेट अब कोई कैसे बनता है, एम्पायर से कोई ग्रेट नहीं बनता कि आपने कितना बड़ा एम्पायर ऑक्यूपाई किया है, आपकी पॉलिसीज कैसी हैं ये आपको ग्रेट बनाती है। हम देखेंगे कि अब कि हर्षवर्धन के बारे में हम पढ़ते हैं कि वो क्या था। तो किंग हर्षा को जो है, हर्षवर्धना को हर्षा के नाम से भी जाना जाता था, एंड ही इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट, ये सबसे एक महान आप कहेंगे, अगर आपकी एंशंट और मिडिवल इंडिया का सबसे महान जो रूलर था इस 7th सेंचुरी का, वो हर्षवर्धन ही था। और इनकी कैपिटल जो है वो कन्नौज थी। एक्चुअली क्या हुआ, जब थानेसर से इन्होंने कन्नौज को, क्योंकि वो बहन का इशू हो गया था, बहन किडनैप हो गई थी, उसका शौहर मारा गया था, और वहाँ से क्या किया इन्होंने, फिर जब इन्होंने कन्नौज को भी अपने अंदर मर्ज कर लिया तो इन्होंने कन्नौज को अपनी कैपिटल बना लिया, बिकॉज दैट वाज मोर सेंटर इन नेचर। अभी कन्नौज का इंपॉर्टेंस बहुत है इस आगे आने वाले 300-400 सालों में। और जो हम अभी बात कर रहे थे कि कोई राजा महान कैसे बनता है, इससे महान नहीं बनता है कि उसका एम्पायर कितना बड़ा था। अगर आप मिडिवल हिस्ट्री में मुगल्स को देखेंगे तो औरंगजेब का एम्पायर अकबर से ज्यादा बड़ा था, अगर आप कवरेज की बात करेंगे, एरिया की बात करेंगे। लेकिन हम अकबर को ज्यादा महान मानते हैं, उसकी वजह ही यह है कि अकबर की जो पॉलिसीज थी वो बहुत ज्यादा जेनरस थी, वो बहुत ज्यादा पीस लविंग और उस तरीके का एक नेचर था। देखो, पीस लविंग का मतलब ये नहीं होता है कि उसने कभी वॉर नहीं लड़ा, उसने कभी बैटल नहीं लड़ी। पीस लविंग का मतलब है कि जो आम पब्लिक है, जो जनता है, उसके बीच किसी तरीके का अनरेस्ट नहीं था। तो अकबर के टाइम पे ये काफी कुछ था। तो इसलिए अगर आप कहोगे कि अकबर ज्यादा महान था या औरंगजेब, और आप कहोगे कि औरंगजेब जो है उसने तो डेक्कन को ऑक्यूपाई किया था, लेकिन फिर भी क्योंकि अकबर की पॉलिसी ज्यादा टॉलरेंट थी, वो एक लिबरल, एक ज्यादा टॉलरेंट किंग था, इसलिए हम उसको वी कॉल हिम एज अ ग्रेट।
सो द सेम वॉज विथ हर्षवर्धन। उनकी भी जो पॉलिसीज थी वो बहुत ज़्यादा जेनरस थी, बहुत ज़्यादा पीस और प्रॉस्पेरिटी ऑफ द पीपल की तरफ उनका फोकस ज़्यादा रहता था। ये उनका रूल था। अब आप देखोगे यहाँ से ये है स्थानेश्वरा या जिसको हम थानेश्वरा कह रहे हैं, ये है नॉर्थ ऑफ ये हरियाणा का जो एरिया है। फिर क्या हुआ, उन्होंने यहाँ से जब कन्नौज को ऑक्यूपाई कर लिया था तो उन्होंने कन्नौज को अपनी कैपिटल बनाया और लेटर ऑन मगध को भी ऑक्यूपाई किया, इधर उज्जैन को भी ऑक्यूपाई किया। लेकिन ये थी बेंचमार्क। नर्मदा रिवर जो है, आप कहोगे सर इंडिया का नॉर्थ साउथ डिवाइड क्या है? नर्मदा रिवर जो है वो इंडिया का नॉर्थ साउथ डिवाइड है। आज के टाइम पे हम साउथ इंडिया का मतलब समझते हैं 5 द्रविडियन स्टेट्स ऑफ साउथ, नहीं। अगर आप हिस्टोरिकली या ज्योग्राफिकली बात करोगे तो जो नर्मदा रिवर है वो डिवाइड बनेगी नॉर्थ और साउथ में। तो ये जो पिंक शेडेड रीजन है ये हर्षवर्धन का एम्पायर था और ये 16 साल का था बेसिकली। वॉज बॉर्न इन 590 AD में ये पैदा हुए, प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे ये। और इनके अगर रिलीजन की बात करें तो इनिशियली ही वॉज अ हिंदू, लेकिन बाद में इन्होंने बुद्धिज्म को ऑप्ट किया और बुद्धिज्म में भी महायाना बुद्धिज्म को ऑप्ट किया। इनकी ही मैरिड दुर्गावती। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट देखो, या तो हर्ष चरित्र तो ठीक है क्योंकि हर्ष बाणभट्टा जो थे वो उनके कोर्ट पोएट थे और वो उनके बारे में जनरली जो कोर्ट पोएट्स होते हैं वो अच्छी बातें लिख रहे होते हैं। लेकिन उस दौर में एक चाइनीज ट्रैवलर आया जुआन जैंग, और जिसे हम हुआन सांग कहते हैं, और उनकी किताब थी सी यू की। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इस सी यू की में उन्होंने हर्षा के बारे में काफ़ी कुछ अच्छा लिखा, ऑल्दो ही वॉज ऑल्सो गुड फ्रेंड्स विथ हर्षा। और हर्षा का जो जब इन्होंने, ये हमने देख लिया है कि जब उन्होंने थानेसर और कन्नौज को मर्ज किया तो उन्होंने कन्नौज को अपनी कैपिटल बनाया। इनका जो रूल था हर्षा का, ये नॉर्थ वेस्टर्न या जो नॉर्थ इंडिया का था, तो इन्होंने पंजाब, कन्नौज, उड़ीसा, बंगाल, मिथिला मीन्स बिहार वाला जो रीजन है इसको भी ऑक्यूपाई किया, इसको भी अपने पोजीशन में लिया। इसीलिए इन्होंने अपने आप को एक टाइटल दिया था जिसका नाम था शिलादित्य। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है एग्जाम में, दैट द टाइटल शिलादित्य किसने दिया या किसने अपने आप को लिया, इस तरीके से कुछ आ सकता है। ही ऑल्सो डिफीटेड द वल्लभी किंग ध्रुवसेना। तो वल्लभी जो कैपिटल थी मैत्रिका की, उसको भी उन्होंने हराया। और ही वॉज डिफीटेड बाय चालुक्यन किंग, बट ये एक बैटल हारे, किससे? पुलकेशिन II जो चालुक्य किंग था ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर नर्मदा। तो ये नर्मदा रिवर से नीचे नहीं जा पाए, वहां पे इनको पुलकेशिन II, ही इज लाइक हर्षवर्धना इज टू द वर्धना और द पुष्यभूति डायनेस्टी, पुलकेशिन II विल बी टू द चालुक्य डायनेस्टी। तो इतना इंपॉर्टेंट है ये पुलकेशिन। जब हम चालुक्य पढ़ेंगे तब इसके बारे में भी पढ़ेंगे। हर्षा का एडमिनिस्ट्रेशन अगर हम देखें तो उनके जो टेरिटरीज थी वो 2 तरीके की थी। एक थी डायरेक्ट टेरिटरी और एक थी फ्यूडेटरी। डायरेक्ट टेरिटरी मतलब जो आपके सेंट्रल प्रोविंस मध्य भारत का रीजन है, बंगाल, कलिंगा, राजपूताना, गुजरात, जो हमने अभी वो उस मैप में जो पिंक शेडेड रीजन देखा था, ये वाला। तो ये आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, ये जो रीजन है ये इनकी डायरेक्ट टेरिटरी थी, यहाँ पे इनका डायरेक्ट रूल था। लेकिन जो फ्यूडेटरी थी, फ्यूडेटरी मतलब एक तरीके से आप जागीरदारी समझ लीजिए कि उनको उस लैंड की ओनरशिप दे दी थी और उसके बदले वो उनसे टैक्सेशन कलेक्ट करते थे और कुछ रूल्स भी, कुछ कमांड्स भी उनके रहते थे। और हर्षा का जो रूल है, ये जो जागीरदारी देना या जो मनसबदारी अभी हम आगे मिडिवल इंडिया में देखेंगे, इस तरीके का कि उनको लैंड ओनरशिप दे दी जाती थी और उसके बदले उनकी लॉयल्टी जो है वो डिमांड की जाती थी। ये वाला जो कंसेप्ट है ये इंडिया में कहाँ से शुरू होता है? मिडिवल इंडिया में ये शुरू होता है हर्षा से। और यहीं से ये आप एक सिस्टम देखेंगे कि आगे चल के मनसबदारी आएगा, इक्तादारी आएगा, और ये इस तरीके के जो सिस्टम है इसका जो इनिशियल फॉर्म है वो यहीं कहीं से शुरू होता है। तो फ्यूडेटरी जो है वो इन्होंने शुरू की, तो जालंधर, कश्मीर, कामरूप, सिंध, नेपाल, इस तरीके के जो किंगडम्स थे वो उन्होंने क्या किया, उनको अपनी फ्यूडेटरी बनाया। मतलब आपका जो वहाँ का जो भी कमांडर था या जो रूलर था वो रूल करेगा, लेकिन टैक्सेशन उसको, वो रूल की परमिशन कहाँ से मिली थी? हर्षा से मिली थी। और उसके बदले वो क्या दे रहा था उन्हें उसके बदले उसे क्या मिल रहा था? लॉयल्टी मिल रही थी। इवन द फ्यूडेटरीज वर अंडर द टाइट कमांड ऑफ हर्षा। ही वॉज अ ग्रेट पैटर्न ऑफ आर्ट्स। तो आर्ट्स के ऊपर हर्षा का बहुत एक कहना चाहिए इंटरेस्ट भी था। और इसका एग्जाम्पल यहां से मिलता है कि इनके 3 बुक्स थी, 3 इनके आर्ट वर्क थे, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंदा।
ये किस में लिखे गए थे? ये संस्कृत में लिखे गए थे, ये आपको ध्यान रखना है। अब यूपीएससी कैसे सवाल पूछता है? यूपीएससी सवाल पूछेगा, लेट्स से कि देयर वर 2 टाइप्स ऑफ टेरिटरीज अंडर हर्षा, लेट्स से डायरेक्ट एंड फ्यूडिटरीज, एक सिंपल स्टेटमेंट दे दिया। स्टेटमेंट 2, हर्षा इज क्रेडिटेड विद द वर्क्स ऑफ रत्नावली, प्रियदर्शिका एंड नागनंदा विच वर रिटन इन प्राकृत। अब पूरे दोनों स्टेटमेंट उन्होंने शुरू से आखिर तक एज इट इज लिखे, सिर्फ संस्कृत को प्राकृत कर दिया, और यहां पे हो जाते हैं हम कंफ्यूज। इसलिए इस तरीके के जो फैक्ट्स हैं वो आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है कि यहाँ पे आप गलती ना करें। तो इनके ये 3 काम हैं, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागनंदा। बाणभट्ट के बारे में हमने बताया कि जैसे वो कोर्ट पोएट थे और उन्होंने हर्षा की लाइफ को हर्ष चरित्र में डिस्क्राइब किया है। हर्षा वॉज अ ग्रेट पैटर्न ऑफ आर्ट्स। टैक्सेशन की अगर उस वक्त की बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन में टैक्सेशन हमेशा इंपॉर्टेंट रहा है, तो टैक्सेशन बहुत ज़्यादा हैवी नहीं था, और जो भी टैक्स कलेक्ट होता था उसको 4 हिस्सों में बांट दिया जाता था। पहला जो था वो राजा का था, दूसरा स्कॉलरिस्टिक वर्क के लिए था, स्कॉलर्स, नालंदा यूनिवर्सिटी में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। थर्ड जो था इनके रिलीजियस पर्पस के लिए जो भी चीज़ें होती थी उनके, और फोर्थ वॉज फॉर ऑफिशियल्स एंड पब्लिक सर्वेंट्स को जो भी सैलरीज एंडाउमेंट्स देने होते थे उसमें दे दिया जाता था। सोशल लाइफ की बात करें तो जैसे हमने इनिशियली पढ़ा कि हर्षा वॉज अ हिंदू, लेटर ऑन ही एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म, और हर्षा ने बुद्धिज्म ऑप्ट किया था, लेकिन सोसाइटी तो प्रीडोमिनेंटली अगेन वो जो वैदिक सिस्टम था या जो वो ब्राह्मणिकल अप्रोच थी वो वापस आ गई थी। तो जब भी आप देखेंगे कि ब्राह्मणिज्म जब भी आएगा, या जो वैदिक कल्चर है, या जो हिंदुज्म एंशिएंट और मिडिवल टाइम पे जब भी लौटेगा, जैसे पहले आएगा, फिर जब बुद्धिज्म जैनिज्म आएगा तो फिर ये वैदिक कल्चर, वैदिक एज के बाद ये वीक होगा। फिर जब दूसरे राजा आएंगे जो हिंदुज्म को पैटर्नाइज करते थे, वो जब आएंगे फिर क्या होगा, कास्ट सिस्टम जो है, ये जो वर्ना सिस्टम है, ये बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाता है। जहाँ भी आप देखेंगे किंग हिंदू है, मतलब बुद्धिज्म या जैनिज्म ऑप्ट नहीं किया, क्योंकि अभी तक इस्लाम तो आया नहीं है, तो बुद्धिज्म और जैनिज्म ऑप्ट नहीं किया है, तो वहां पे क्या होता है, वो वर्ना सिस्टम है या जो कास्ट सिस्टम है वो बहुत ज्यादा रिजिड हो जाता है। अब ब्राह्मण्स और क्षत्रिय जो थे इस दौर में, ऑब्वियसली अगर आप देखोगे कि यहाँ पे भी, क्योंकि राजा इनिशियली तो हिंदू था, मतलब अगर हम देखें तो हर्षा वॉज द 6th पुष्यभूति रूलर, तो 6-7 राजाओं से तो क्या था, हिंदुज्म ही चल रहा था, तो उससे पहले भी वही चल रहा था, तो वो डोमिनेट कर रहा था, जिस वजह से कास्टिज्म जो है, जो वर्ना सिस्टम है, वो बहुत ज्यादा रिजिड हो गया था। और ब्राह्मण और क्षत्रिय जो थे वो एक सिंपल लाइफ जी रहे थे, लेकिन जो प्रीस्ट और नोबल थे, प्रीस्टली क्लास जो था, जो नोबल्स थे, वो हमेशा एक लग्जूरियस लाइफ जीते आए थे और जी रहे थे। शूद्रास की कंडीशन यहाँ पे थोड़ी सी ठीक होती है, क्योंकि वहां पे यहाँ पे शूद्रा क्या कर रहा था, ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहा था, इसकी वजह से उसकी इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो अच्छी हो रही थी। लेकिन जो टचेबल्स थे, जैसे एक टचेबल कास्ट थी चंडाला, तो चंडाल जो होते थे उनकी बेचारों की बहुत ही बुरी हालत थी, क्योंकि वो गांव के बाहर रहते थे, वो अनटचेबल थे, अछूत थे। डिसेबल भी थे, जो डिसेबल हो जाता था उसको भी उसी तरीके से, या डिफॉर्म बाय चांस कोई ऐसा बच्चा पैदा हुआ जो डिफॉर्म्ड है, या उसका कुछ होते हैं, एनी बर्थ डिफेक्ट है, तो उसको भी वो सोसाइटी जो है वो कहना चाहिए अनटचेबल या इस तरीके का मान के गांव से बाहर कर देती थी। तो उनकी कंडीशंस जो है वो बहुत ज्यादा पैथेटिक थी इस दौर में। एजुकेशन की बात करें तो नालंदा यूनिवर्सिटी के डेवलपमेंट में हर्षा का बहुत बड़ा रोल था। कहा जाता है कि 200 गांव का रेवेन्यू सिर्फ नालंदा यूनिवर्सिटी में जाता था। तो जो नालंदा यूनिवर्सिटी के आसपास के 200 गांव थे, उसका रेवेन्यू सिर्फ किसके लिए था, नालंदा यूनिवर्सिटी के लिए था। ही वॉज सो जेनरसली ही सपोर्टेड, और ही वॉज नॉट ओनली ही पैटर्नाइज्ड आर्ट एंड academics, लेकिन उन्होंने ही वॉज अ एबल मिलिट्री कॉन्कर एंड एन एबल एडमिनिस्ट्रेटर। सो ये हमें दिखता है, जो टैक्सेशन सिस्टम से पता चलता है कि कितना ज्यादा उन्होंने जो डिसेंट्रलाइजेशन किया हुआ था, उससे पता चलता है कि ही वॉज एन एबल एडमिनिस्ट्रेटर। एक्सेप्ट पुलकेशिन, ऑल द बैटल्स दैट ही फॉट ही वन, तो ये पता चलता है ही वॉज एन एबल मिलिट्री कमांडर। सो ही वॉज द लास्ट king to rule over a vast empire, last Hindu king to rule over a vast empire before the invasions of Muslim. He died in 647 AD after ruling for 41 years. इनके बेटा नहीं था, मतलब इनका कोई कहना चाहिए कि सक्सेसर नहीं था, और नेचुरल आयर नहीं था बेसिकली, जिसकी वजह से ये एम्पायर जो है इनकी डेथ के बाद डिसइंटीग्रेट हो गया। सो ये था हर्षा के बारे में। यहाँ से आपको काफ़ी कुछ मिल सकता है। ह्यूएन को इम्पॉर्टेंट है, बाणभट्ट इम्पॉर्टेंट है, हर्षा के जो वर्क हैं संस्कृत में जो उन्होंने
काम किया है, हाउ ही पैटर्नाइज नालंदा यूनिवर्सिटी, ये इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से किंगडम ऑक्यूपाई किए वो इंपॉर्टेंट है, हर्षा से पहले कौन था वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको एक आध क्वेश्चन अगर इतना पढ़ने के बाद एक 20-25 मिनट के सेशन के बाद अगर आपको यूपीएससी में एक क्वेश्चन भी मिल रहा है, इट इज वे मोर फ्रूटफुल देन स्टडिंग वॉल्यूमिनस बुक्स। तो ये दिस वाज अबाउट वर्धना डायनेस्टी। वर्धना डायनेस्टी में आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, किसने शुरुआत की थी? पुष्यभूति ने। पुष्यभूति वर्धना ने डायनेस्टी शुरू की थी। उसके बाद प्रभाकर वर्धन आते हैं, फिर वो राज्यश्री और राज्यवर्धन वाली स्टोरी हो जाती है, जिसके बाद 16 साल की उम्र में क्या होता है, हर्षा को राजा बनना पड़ता है, और उसके बाद हर्षा का रूल इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूल ऑफ 7th सेंचुरी। दूसरी जो डायनेस्टी थी जो उस रीजन में रूल कर रही थी, नॉट दैट इंपॉर्टेंट, लेकिन क्योंकि यूपीएससी में एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट तो हम इसको बस थोड़ा सा ब्रीफली देखेंगे, क्योंकि यहाँ से कोई ऐसा ज़्यादा क्वेश्चंस बनते नहीं हैं। तो इसका जो इंपॉर्टेंट पार्ट है मैत्रका का वो हम देख लेते हैं। मैत्रका में ये गुप्ताज के ट्रिब्यूटरी थे। गुप्ताज मतलब जो पुराने वाले गुप्ता थे, वो मालवा वाले गुप्ता नहीं। ही इस्टेब्लिश्ड एन इंडिपेंडेंट किंगडम ओवर सौराष्ट्र। जो गुजरात वाला रीजन था, सौराष्ट्र गुजरात वाला रीजन था, वल्लभी इनकी कैपिटल थी, और ध्रुव सेना ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ एंड ही वॉज कंटेम्पररी टू हर्षा। इनका एडवांटेज ये था कि ये पोर्ट सिटी इनके पास थी, क्योंकि अगर आप देखोगे ये वाला जो रीजन था, सौराष्ट्र का रीजन जो था, यहाँ पे ये इनका रूल था। और अगर आपका इस रीजन में रूल है मतलब आपके पास पोर्ट सिटीज हैं अरेबियन सी में, तो इसकी वजह से क्या था, इनकी जो इकोनॉमिक जिनका ट्रेड एंड कॉमर्स था वो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से इन्होंने ट्रेड एंड कॉमर्स को अपने डेवलप कर रखा था। लेकिन हुआ क्या, सब कुछ अच्छा था, लेकिन जब अरब इन्वेजन हुआ, मोहम्मद बिन कासिम आता है 712 में, वहां से जो है, और वो आता इधर ही से ईरान की तरफ से और इस तरफ से सिंध में आता है, सिंध को अटैक करता है, तो सिंध और मुल्तान को बेसिकली वो ऑक्यूपाई करता है। तो क्या होता है, उसकी वजह से जब अरब इन्वेजन होता है तो ये वाला जो रीजन है ये कमजोर पड़ने लगता है, और इनका जो रूल ऑफ मैत्रिका है ये वीक हो जाता है। तो आपको मैत्रिका के बारे में सिर्फ ये 4-5 चीजें ही ध्यान रखनी है जो कि इंपॉर्टेंट है। इनका सबसे इंपॉर्टेंट रूलर कौन था? ध्रुव सेना। वही ध्रुव सेना जो हमने हर्षा के टाइम पे पढ़ा था, दैट ही डिफीटेड हिम। सो दिस वाज अबाउट द फर्स्ट पार्ट। आगे जो दूसरी डायनेस्टीज हैं हम उन पे चलेंगे सेकेंड पार्ट में। सो आई होप यू हैव लाइक द लेक्चर। प्लीज गिव योर वैल्यूएबल कमेंट्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। और अगर आपको लग रहा है कि कुछ और इसमें एड ऑन चाहिए तो आई विल ट्राई, आप कमेंट करिए, आई विल ट्राई कि हम उसे इनकॉर्पोरेट कर सकें। टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम एट होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।